Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. This is 7th जनवरी 2024। 7 जनवरी का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। संडे का दिन था लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं और मैं बहुत डिटेल में आपको जो भी आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। जहाँ पे भी आपके एक दो दोस्त हों वहाँ शेयर करिए, है ना। बूंद बूंद से घट भरता है, तो वो चीज़ हम आपकी तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं। आई होप आप लोग उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू प्रेरणा प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कल का अगर एनालिसिस आपने देखा हो तो मैंने उसमें पूरा कवर किया था, प्रेरणा प्रोग्राम के बारे में भी कवर किया था। 3 स्टेटमेंट्स हैं इसमें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, एम्स टू ऑफर अ मीनिंगफुल एंड इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, एम्पावरिंग देम विद लीडरशिप क्वालिटीज़। दूसरा, इट इज़ अ ईयर लॉन्ग रेसिडेंशियल प्रोग्राम फॉर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th to 12th। तीसरा है, स्वाभिमान, विनय, परिश्रम, समर्पण, दे आर द थीम्स ऑफ द करिकुलम। आपको बताना है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। हाउ मेनी है ना, नंबर पूछा है। आसान है, मैंने आपको पढ़ाया था। इसका आंसर है 2, 2 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। दूसरा वाला जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने कहा था कि एक हफ्ते का होगा, ना कि एक पूरे साल का। इट्स नॉट अ ईयर लॉन्ग प्रोग्राम, इट्स अ वीक लॉन्ग प्रोग्राम। ठीक है, आंसर विल बी ओनली 2। दूसरा सवाल है, पॉलीगोनम चतुर्भुजनम रिसेंटली वॉज इन न्यूज़, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। किससे बिलोंग करता है पॉलीगोनम चतुर्भुजनम? ऑप्शंस आर एम्फीबियंस, फिशेस, प्लांट्स, फंजाई। नाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, प्लांट्स। प्लांट्स की स्पीशीज़ है। रिसेंटली आपका एक आइलैंड है जो कि पेंच टाइगर रिजर्व में पड़ता है, जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, वहाँ पाया जाता है ये पॉलीगोनम चतुर्भुजनम। ये पेंच टाइगर रिजर्व में महाराष्ट्र वाले रीजन से मिला है। ठीक है ना। पेंच आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है, और थोड़ा सा पार्ट उसका महाराष्ट्र में भी लाई करता है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश में लाई करता है। तो पेंच का जो महाराष्ट्र वाला पोर्शन है वहाँ पे लाई करता है। तीसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स है। पहला है, शी इनिशिएटेड द महिला सेवा मंडल विच वॉज अ प्लेटफॉर्म एम्ड एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट वुमेन्स राइट। दूसरा कह रहा है, शी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ग्रूमिंग सत्यशोधक समाज दैट फॉट फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल द क्लासेस। तीसरा है, गो गेट एजुकेशन इज अ पोएम कंपोज्ड बाय हर टू करेज इनकरेज द बैकवर्ड एंड ऑप्रेस्ड क्लास पीपल टू गेट एजुकेशन। कल आपने अगर सुना होगा तो मैंने ये पॉइंट्स बताए हुए थे। इसका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अगेन द आंसर इज ऑल 3, तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा। ना आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस से। तो पहली न्यूज़ है, बहुत ही प्राउड मूवमेंट है फिर से इंडिया और इसरो, स्पेशली इसरो के लिए। आदित्य L1 हैज़ रीच्ड द डेस्टिनेशन इन ऑर्बिट अराउंड L1। तो जो हमारा टारगेट था आदित्य मिशन के लिए कि उसको L1 पॉइंट के अराउंड जो उसका हेलो ऑर्बिट है वहाँ तक पहुँचाना है, तो यस्टरडे इट वॉज सक्सेसफुल। आदित्य L1 रीच्ड द डेस्टिनेशन इन ऑर्बिट अराउंड दिस L1 पॉइंट। ISRO has placed the Aditya L1 spacecraft in the halo orbit around the Lagrangian point L1। मैंने हालांकि कई बार आपको बताया कि L1, L2, L3, L4, L5 5 ऐसे लैग्रेंजियन पॉइंट है, लेकिन हमको L1 तक जाना था क्योंकि सीधे देखता है सूर्य की तरफ और सूर्य के ऊपर ज़्यादा अच्छे से यहाँ से नज़र रखी जा सकती है। इट इज़ इंडियाज़ मेडन सोलर मिशन आदित्य L1 एंड इट हैज़ रीच्ड द L1 पॉइंट ऑन सैटरडे, यानी कि कल के दिन, जैसे मैंने आपको बताया था 127 डेज आफ्टर इट वॉज लॉन्च ऑन 2 सितंबर 2023। तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। फाइनली ये 127 दिनों के बाद अपने ऑर्बिट में पहुंच गया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में और डिटेल बता देता हूँ कि देयर आर 5 पॉइंट्स। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि 5 पॉइंट्स होते हैं ये लैग्रेंजियन पॉइंट्स, एंड दीज आर द 5 स्पेशल पॉइंट्स वेयर अ मास स्मॉल मास ऑन द ऑर्बिट इन अ कांस्टेंट पैटर्न विद 2 लार्जर मासेस। जहाँ पे अगर कोई एक मास जाता है तो वो कांस्टेंट रहता है ये लैग्रेंजियन पॉइंट्स में, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशंस होती हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल जो रहता है 2 लार्जर मासेस का वो इक्वल होता है और इसी कारण से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। एंड इट इज़ प्रिसाइसली इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मूव विद देम। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। और ये जो है
डिस्कवर किया गया था बाय जोसेफ लुई लैग्रेंज इन पॉइंट्स को, तो इसीलिए उनको लैग्रेंजियन पॉइंट्स कहते हैं, क्योंकि जोसेफ लुई लैग्रेंज का ऐसे बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ जो कि आपको अभी तक हो सकता है किसी ने ना बताई हो। तो जो 5 लैग्रेंज पॉइंट में से 3 अनस्टेबल हैं, 2 स्टेबल हैं। 3 जो अनस्टेबल हैं वो L1 L2 L3 हैं, एंड दो स्टेबल लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं वो हैं L4 एंड L5। याद रखिएगा, L1 L2 L3 इसमें अनस्टेबल लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं, और L4 एंड L5 जो हैं वो स्टेबल लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। L1 जो है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ अर्थ सन सिस्टम, एंड इट हैज़ अन अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द सन। अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है सन का। इट इज़ करेंटली होम टू द सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट सोहो। एंड L2 पॉइंट जो है ये भी अर्थ सन सिस्टम का है। यहाँ पे WMAP स्पेस क्राफ्ट था, है ना, एंड इट विल बी द फ्यूचर होम ऑफ द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब यहीं पे आने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें जो आप याद रख सकते हैं, L2 पे आने वाला है, and I hope you got clarity regarding that as well. ये देखो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी लिखे। द डिस्टेंस ऑफ L1 फ्रॉम अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द अर्थ सन डिस्टेंस। टोटल अर्थ सन डिस्टेंस का 1% ही है, 1.5 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ। L1 जो है वो अर्थ सन की स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है ना, एंड द सैटेलाइट इज प्लेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट अराउंड द पॉइंट L1, एंड इट विल कंटिन्यूसली व्यूइंग द सन विदाउट एनी एक्लिप्स। ये सन को बिल्कुल सीधे देखेगा बिना किसी एक्लिप्स के। दिस मीन्स इट कैन ऑब्जर्व द सोलर एक्टिविटीज कंटिन्यूसली। ठीक है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज मैंने आपको बता दिया। L1 पॉइंट्स के स्टेबिलिटी के बारे में, अनस्टेबिलिटी के बारे में बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरी न्यूज़ है, डिजिटल टूल्स सेट टू सेव कश्मीरी स्क्रिप्ट। तब कश्मीरी स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है उसको बचाने के लिए 2 बड़े टेक जाइंट्स जो है उन्होंने हाथ मिलाया है। ये 2 बड़े टेक जाइंट्स कौन से? ऑब्वियस सी बात है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। ठीक है, याद रखिएगा, 2 बड़े टेक जाइंट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। दे विल इन्फ्यूज अ न्यू लीज ऑफ लाइफ इनटू द लैंग्वेजेस, एंड स्पेशली दिस कश्मीरी लैंग्वेज, जिसको बचाने के लिए दे आर कंटिन्यूसली यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी नाउ। ठीक है, since this Kashmiri literature is very rich but it is now accessible only to a small section of people, and वो न बहुत कम नंबर तक अब ये कश्मीरी लिटरेचर जा रहा है, and that is the reason why it is need of the hour to save this language. ठीक है ना, and that is the reason why this Google and Microsoft, they have joined the hands together in order to save this language. ठीक है ना, and they are taking this initiative to include the Kashmiri language for translation also, है ना। इसके जो लिटरेचर है उसको भी ट्रांसलेट किया जाना है ताकि उसको सेव किया जा सके, उसको बचाया जा सके। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हैं तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। उर्दू वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग द डोगरा मोनार्की इन कश्मीर प्रायर टू इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के पहले जब डोगरा मोनार्की थी वहाँ उर्दू इंट्रोड्यूस कर दी गई थी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। Then Kashmiri was introduced as a subject up to the primary level after 1947. प्राइमरी लेवल तक कश्मीरी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। दैट वाज अप टू द प्राइमरी लेवल आफ्टर 1947। 1955 में इसको हालांकि हटा दिया गया, एंड इसके अलावा कश्मीरी के लिए फिर से एक मतलब कैंपेन चलता है, तो फिर 2001 में फिर से इसको बोला गया कि ठीक है क्लास 8 तक के लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड फिर कश्मीरी को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया इन द अंडर ग्रेजुएट लेवल 2008। एंड 2020 में यूनियन गवर्नमेंट ने पास किया जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल, जिसमें उन्होंने कश्मीरी को इंक्लूड किया इन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो कश्मीरी इज़ नाउ ऑफिशियली इन द लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी लैंग्वेजेस, है ना, ये कश्मीर की। हाउएवर मेजर अपोजिशन जो था वहाँ के लोगों का ही था, क्योंकि उनका ये मानना था कि कश्मीरी लैंग्वेज जो है उसको इन्फीरियर समझा जाता है, तो जो उसको बोलने वाले हैं उनको भी इन्फीरियर समझा जाएगा और डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। ईडी सम्मन्स झारखंड सीएम्स मीडिया एडवाइजर, 3 अदर्स इन इलीगल माइनिंग केस। फिर यहाँ पे ऊपर देखो ईडी इशूज लुकआउट सर्कुलर अगेंस्ट तृणमूल। फिर इसके बगल में देखो ईडी पुटिंग प्रेशर ऑन पीपल। फिर यहाँ इसके पहले देखो आप टारगेट सेंटर ओवर ईडी सम्मन्स। तो आपको सारी न्यूज़ आइटम्स ईडी से रिलेटेड दिख रही होगी, ठीक है ना।
हालांकि ईडी का फॉर्मेशन और ये सब बेसिक फैक्ट्स तो आपको पता होगा, है ना। तो 1956 में बना था, अगर आपको पता हो। फिर 1956 में फिर 1957 में इसका नाम बदल करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया, है ना। पहले इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में इसको बनाया गया था, है ना। तो पहले डिपार्टमेंट ऑफ आई थिंक इकोनॉमिक अफेयर्स में था, फिर बाद में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर इसको डाल दिया गया। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा किया गया था कि नहीं किया गया था, आप पढ़ भी लीजिएगा इसके बारे में। अब अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में और ज़्यादा कर दिया गया कि पीएमएलए की पावर्स भी जो है वो इनको दे दी गई है ना। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत इनके अंदर पावर है। एंड ये पीएमएलए की पावर जो है इट अलाउज द ईडी टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द वाइड रेंजिंग शेड्यूल। पूरा जो शेड्यूल है उसके अंदर किसी भी मतलब केस में कॉग्निजेंस ले सकते हैं ईडी अक्रॉस द कंट्री विद और विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब ईडी के पास ये बहुत बड़ी पावर है, मतलब सीबीआई से भी बड़ी पावर है कहना चाहिए। सीबीआई को अगर दूसरे स्टेट में जाना है तो उसको पहले कंसेंट लेना पड़ता है उस स्टेट का, बट ईडी के जो शेड्यूल है, जो मतलब ईडी की जो पावर मिल रही है ईडी को, वो मिल रही है पीएमएलए एक्ट से, ठीक है ना। एंड पीएमएलए एक्ट से मिल रही है, इस कारण से उनको अलग से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, सीबीआई सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। सीबीआई के लिए पहले या तो स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे, या फिर कोर्ट ऑर्डर करे, या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑर्डर करे। वहीं पे एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास भी है कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, बट वो केवल उन्हीं केसेस में ले सकता है जो एनआईए एक्ट में मेंशन्ड है, ठीक है ना। नाउ जो पीएमएलए है उसका जो शेड्यूल है उसमें लगभग 147 प्रोविजंस हैं, जो कि मतलब जिनके केसेस में ईडी जो है वो बहुत स्वीपिंग पावर्स रखता है। तो दैट इज़ अ थिंग विच यू कैन रिमेंबर, क्यों इतना खतरनाक होता जा रहा है ईडी डे बाय डे। कुछ चीज़ें और बता दूं आपको, पीएमएलए के कौन से प्रोविज़न के अंदर ये पावर दी गई है सम्मन करने की ये। तो सम्मन जो है वो किया जाता है, मैं आपको बता दूँ, सेक्शन आई थिंक 50 पीएमएलए का सेक्शन 50 है, उसके अंतर्गत दिया जाता है। अब अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना था, मैं आपको थोड़ा और अंदर की बात बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी का कहना था कि भैया हम मुझे कारण नहीं बताया गया कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है, आइदर एज अ विटनेस और एज अ कन्विक्ट। तो मैं क्यों बुलाया जा रहा है, एविडेंस के रूप में, विटनेस के रूप में बुलाया जा रहा है, कि मुझे एक एक्यूज्ड के रूप में बुलाया जा रहा है। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है शेड्यूल में कि ईडी को ये चीज़ बतानी है। प्लस ऑब्वियस सी बात है, जांच के पहले आप नहीं बता सकते कि व्यक्ति विटनेस है कि व्यक्ति एक्यूज्ड है। तो दैट इज़ द बिगर प्रॉब्लम। तो अब देखते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बता सकता था वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सेक्शन 50 उसके अंतर्गत संबंध देता है ये। आगे देखते हैं, सेंटर नोटिफाइज रिवाइज रूल्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। जो हमारा फार्मास्यूटिकल है, बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, फार्मा एंड बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए यूनियन समय समय पर क्या निकालता है, रूल्स निकालता रहता है, जिनके अंतर्गत फिर इनकी क्वालिटी कंट्रोल की जाती है। अभी उन्होंने सैटरडे यानी कल के दिन नोटिफाइड रिवाइज रूल्स निकाले अंडर शेड्यूल एम ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945। अब आपको ये लिखना होगा, अपने नोट्स में ऐड करिए, शेड्यूल एम। शेड्यूल एम किसका शेड्यूल एम है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 का शेड्यूल एम है। शेड्यूल एम का मतलब क्या है, जीएमपी लिख लीजिए। शेड्यूल एम का मतलब क्या है, जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एंड द रिवाइज्ड शेड्यूल एम हैज़ बीन नोटिफाइड नाउ। ठीक है, जीएमपी का मतलब क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रैक्टिसेस। ये कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आपको सुधारनी है, फार्मास्यूटिकल एंड बायो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, उसकी प्लांट से रिलेटेड, है ना, इक्विपमेंट से रिलेटेड। तो जीएमपी बेसिकली एक मैंडेटरी स्टैंडर्ड है जो कि क्वालिटी एश्योरेंस में का काम करता है, एंड प्रोसेसेस को, मेथड्स को, मशीन्स को, फैसिलिटी को, इन सब चीज़ों को वो मतलब कहना चाहिए मतलब मॉनिटर करता है। पहली बार इसको शेड्यूल एम को 1988 में इंक्लूड किया गया था, 1945 के रूल्स के अंतर्गत 1988 में, एंड अभी लास्ट अमेंडमेंट इसका 2005 जून 2005 में किया गया था। ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं अब उनको चेंज करके, उनका नाम बदल करके गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रीमाइसेस प्लांट्स एंड इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कर दिया गया है। पहले से केवल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस था, अब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रीमाइसेस प्लांट्स एंड इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा टू कीप पेस विद फास्ट चेंजिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी डोमेन देयर वाज अ नेसेसिटी टू रिविजिट एंड रिवाइज। क्यों ज़रूरी था, क्योंकि अब चेंज होता जा रहा है डोमेन धीरे धीरे, और ये नेसेसिटेट यानी ज़रूरी बन चुका था कि इनको अपडेट किया जाए।
क्या क्या प्रोविजंस है, प्रोविजंस आपको बता देता हूँ। चेंजेस जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं शेड्यूल एम में, उसमें पहला तो है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया गया है, PQS, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। इसके अलावा क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, इसके अलावा प्रोडक्ट रिव्यू, प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, नाम से ही क्लियर है प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू क्या है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को पहले रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड कंप्यूटराइज्ड स्टोरेज सिस्टम फॉर ऑल द ड्रग प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें नोटिफाई की गई हैं। मैन्युफैक्चरर्स मस्ट एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू इंश्योर दैट दे आर फिट फॉर देयर इंटेंडेड यूज़। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को मेक श्योर करें ताकि वो फिट रहें, है ना, यूज़ के लिए। एंड दे हैव टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लाइसेंस, डू नॉट प्लेस पेशेंट्स एट द रिस्क ड्यू टू इनएडिक्वेट सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी, पेशेंट्स को रिस्क में ना डालें। इसके अलावा कंपनीज मस्ट मार्केट अ फाइनलाइज प्रोडक्ट ओनली आफ्टर गेटिंग सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स ऑन द टेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एंड रिटेन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द सैंपल्स, है ना। तो मतलब कि तभी कोई कंपनी प्रोडक्ट को नीचे उतारे मार्केट में जब उसको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल रहा हो इंग्रेडिएंट्स का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट करके मैन्युफैक्चरर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। हाँ, ये WHO और WHO के द्वारा बनाए जाते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन देता है WHO। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा है कि जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हमको ये GMP सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा WHO का। आगे देख लेते हैं एडिटोरियल पार्ट में, एक है हाउ हैज़ द रेड सी ट्रबल इम्पैक्टेड इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको कॉमन सेंसिकल आंसर दे देता हूँ। रेड सी से अगर कोई चीज़ जा रही है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रही है, तो पहली चीज़ क्या है, अभी तो उनके ऊपर दिक्कत ये हो रही है कि वहाँ पे वॉर चल रहा है तो वहाँ से जा नहीं सकते। तो दिक्कत क्या हो रही है कि उनको रूट चेंज करना पड़ रहा है और केप ऑफ गुड होप के थ्रू जा रहे हैं। तो लॉन्गर रूट है, बड़ा रूट है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप मुझे एक बात बताइए, बड़े रूट से अगर कोई चीज़ जाएगी तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। एक तो डिले होगा, टाइम डिले होगा, है ना, प्रोडक्ट पहुंचने का, ये ख़त्म होने का। अगर कोई चीज़ आ रही है तो टाइम लगेगा। दूसरा कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की दोनों की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये दो ही मेजर चैलेंजेस हैं जो ट्रेड में आएंगे। ऑब्वियसली बात है, इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ट्रेड घट जाए, या कई बार आपको सप्लायर बोलेगा कि भैया रुक जाओ और ख़त्म हो जान दो, तो आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी उन प्रोडक्ट्स की, तो उससे नुकसान पहुंच सकता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बड़ी अच्छी जार्गेनिक इंग्लिश में लिखी हुई हैं, बट आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा जो मैंने बोला। स्टडी रिवील्स द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे एक नया फोटोसिंथेसिस आपको पता चलेगा, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। याद रखिए, लिख लीजिएगा इसको, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का एक एविडेंस मिला है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यहाँ पे सनलाइट जो होती है, इट कैटलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। एंड इट इज़ यूनिक टू साइनोबैक्टीरिया एंड रिलेटेड ऑर्गेनिल्स विद इन यूकैरियोट्स। तो ये बहुत यूनिक है टू द साइनोबैक्टीरिया एंड रिलेटेड ऑर्गेनिल्स विद इन यूकैरियोट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक नाम आएगा नवीफ्यूसा मेजेंसिस, याद रखिएगा, नवीफ्यूसा मेजेंसिस। ये भी एक साइनोबैक्टीरियम ही है जिसमें ये चीज़ देखने को मिली है। वहाँ के अंदर, उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिले जिनको थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। दे आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स फाउंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये थाइलाकॉइड्स जो हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। नेविफ्यूसा मेजेंसिस के अंदर ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस 1.75 बिलियन ईयर्स ओल्ड देखने को मिली। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। न्यू AIF नॉर्म्स मैंडेट इन्वेस्टमेंट इन डीमैट फॉर्म। तो जो नए AIF नॉर्म्स हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं, जिसके अंदर जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उनके लिए भी एक डीमटेरियलाइज डीमैट टाइप का अकाउंट जो रहेगा वो ज़रूरी रहेगा। एंड दिस मूव इज़ देयर टू मैंडेट AIFs टू होल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो उन्होंने कह दिया कि भैया जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है वो आपको डीमटेरियलाइज्ड यानी डीमैट फॉर्म में रखना पड़ेगा, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी एंड इन्वेस्टर्स को भी कंफर्ट लेवल थोड़ा ऊपर आएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग है। अच्छा, टी बिल्स तो आपको पता है ना क्या होता है। टी बिल्स बेसिकली क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं। टी बिल्स क्या कहलाते हैं, ट्रेजरी बिल्स कहलाते हैं। एंड दे आर शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको इशू करता है। शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज होते हैं ये लोग। एंड दे आर अवेलेबल इन 3 टेनर्स, 3 अलग अलग टेनर्स में मिलते हैं, 91 दिनों के लिए, या 182 यानी 182 डेज के लिए, या 364 डेज के लिए, ठीक है ना। दे आर शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज विच आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज, याद रखेगा। एंड
आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो आपको पता होगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कौन इशू करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इशू करती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स. एंड दे आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड. इनको ग्राम्स ऑफ गोल्ड में डिनोमिनेशन मिलता है. एक्चुअली ये सब्सटीट्यूट है टू द होल्डिंग ऑफ फिजिकल गोल्ड. फिजिकल गोल्ड की जगह आप ये पेपर होल्ड करते हो जिसमें आपको क्वांटिटी लिखी रहती है कितना आप कर रहे हो, है ना. एंड द बॉन्ड इज इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड जो क्वांटिटी ऑफ गोल्ड वो परचेज करता है वो प्रोटेक्टेड रहता है, वो कभी नहीं चेंज होता. उसकी वैल्यूएशन ज़रूर चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट प्राइस, बट वो नहीं चेंज होगी, क्वांटिटी नहीं चेंज होगी. ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. ये भी आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं. सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक आवर वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.